बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, क्या स्टडी करेंगे? द कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ शेयर। बेसिकली यहाँ पे हम शेयर की वो बातें करेंगे इंशाल्लाह, शेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आई थिंक आपने अपने 20 और एमएस लेवल के पर भी आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है ना। ये ऐसी बातें होगी। और इसमें टॉपिक्स जो मैंने इंक्लूड की हैं, जाहिर है वो तो शेयर एंड टाइप्स जनरल आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देना है। व्हाट इज शेयर, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ शेयर विद फ्लेक्सचर। हम शेयर को बेंडिंग के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, जो कि जो हम 2FC5 अंडर रूट देते हैं, क्यों देते हैं, इसकी एक रीजन है। क्रैक्स बनते हैं किसी भी फ्लैक्चर बीम में से, किसी भी आरसी बीम में से, क्यों बनते हैं, उसकी रीजन क्या है, किस तरह की क्रैक्स होती हैं, किस पैटर्न क्यों होती हैं और क्यों बनती है। आप उसको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे, थारोली अंडरस्टैंड करेंगे। और ये बनते क्यों हैं, ये क्रैक्स जो डेवलप होती है बेसिकली ये बनते क्यों है। इसी तरह आप इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि shear strength ऑफ कंक्रीट एंड नॉर्मल shear strength ऑफ कंक्रीट। ये बहुत जबरदस्त है कि कंक्रीट जो हम यूज करते हैं उसकी shear strength क्या होती है और उसकी जो नॉमिनल shear strength है बेसिकली, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली होती है वो क्या होती है। shear और एक्सियल फोर्स का क्या रिलेशनशिप है। अभी तक आपने 20 लेवल के ऊपर ये चीजें नहीं सुनी होगी, ना आपने स्टडी की होगी, ये मुझे यकीन है। तो आपको पता चलेगा कि शेयर को हम नॉर्मल स्ट्रेस के साथ कैसे, नॉर्मल एक्सियल फोर्स के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में ऐसे कि कुछ प्रोविजंस है अकॉर्डिंग टू शेयर, वो हम स्टडी करेंगे। रिमेंबर ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पोस्ट की है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो व्हाई वी गिव हिम सो इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल गॉट योर आंसर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है। हम जब सुनते हैं कि शेयर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी आरसीबी में, शेयर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है इसका आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन लेक्चर के बिल्कुल आखिर में, ठीक है ना। इसलिए आपने कंसेप्ट समझना है। कंसेप्चुअल स्टडी का नाम जो मैंने इसको दी है इस तरह नहीं दी है, ठीक है ना। जब आप शेयर को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे देन यू कैन से व्हाई वी आर गिविंग सो इंपॉर्टेंस टू द शेयर, ओके। सबसे पहले इस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक शेयर्स टेस्ट जो है वो कंडक्ट होती है और आपको कंसेप्चुअली पता चल जाए कि ये शेयर है क्या चीज, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो में देखें, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसके अंदर स्टील भी है और स्टिरप्स भी है। और ये आप देख सकते हैं कि इसको सब्जेक्ट किया है कूपन लोडेड के साथ। और आप इसमें बेसिकली क्रैक्स पैटर्न को देखें, इसको अंडरस्टैंड करें थोड़े से। देखिए क्रैक्स, सबसे पहले बेंडिंग क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जो मार्क कर रहे हैं। फिर आप देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्रैक जो नीचे से डेवलप होता है 90 डिग्री पे और फिर यूं मुड़ जाता है। ये क्यों मुड़ता है, इसका आंसर मैं दूंगा इस लेक्चर के दरमियान में से तकरीबन। यहां आप देख सकते हैं यहाँ इंक्लिनेशन है, ये क्यों इंक्लाइन है, ठीक है ना। और यहां से जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल होना शुरू करता है। क्यों करता है, ठीक है। यहां जो बनता है ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे है, क्यों है। इस क्यों के सारे आंसर तो मैं आप लोगों को दूंगा इस लेक्चर के अख्तिताम पे, इसलिए आपने इस लेक्चर को बहुत थारोली अंडरस्टैंड। देखिए इधर यहाँ पे आप क्रैक देख सकते हैं ना, ये मिडिल में क्यों बनते हैं, दरमियान में ये क्यों बनते हैं, इसका भी आंसर मैं दूंगा कि दरमियान में ये जो क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ये क्यों होते हैं। सो इन तमाम क्वेश्चंस और इन तमाम ये जो क्रैक्स है इसको किस तरह के नाम्स हम देते हैं, ये कौन से क्रैक्स होती है, इसको हम किस तरह कैटेगराइज करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे अगर इस लेक्चर को आपने खूब अंडरस्टैंड किया, ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद जो अहम डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है। देखें सबसे पहले हम बीम अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे पास एक होती है ओवरहैंग बीम, एक होती है कंटिन्यूअस बीम, एक होती है फिक्स्ड बीम, एक होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, एक होती है कैंटिलीवर। हमारी स्टडी जो है अब तक सिंपली सपोर्टेड बीम तक महदूद है, हम इसको एज आइडियल बीम मानते हैं, ठीक है।
दिन इसके बाद आपको पता है कि हमारा बीम जो होता है वो तो जब उसके ऊपर लोडिंग आती है तो दो तरह के इफेक्ट्स उसके ऊपर आती है। एक होती है बेंडिंग इफेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं, देखिए बीम बेंड होना शुरू करता है, और एक होती है, और इसकी वजह से वो बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। एक होती है शेयर। शेयर क्या है आप देख सकते हैं, देखिए बीम का एक पोर्शन जो होता है वो स्लाइड करना शुरू करता है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शेयर आप देखते हैं ये 90 डिग्री के ऊपर बीम को क्रैक करने की कोशिश करता है, और आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया होगा कि जो स्टिरप्स हम देते हैं वो भी 90 डिग्री पे देते हैं। तो फिर क्यों देते हैं 90 डिग्री पे? स्ट्रैट हम देते हैं ना, क्यों देते हैं? क्वेश्चन है ना, हम क्यों वर्टिकल स्टिरप्स पे प्रोवाइड करते हैं? जाहिर है क्रैक डेवलप होता है, शेयर क्रैक तो डेवलप होती है वर्टिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा बीम अंडर बेंडिंग, इसको नहीं, ये जो फ्लेक्सर फार्मूला है ये आप लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट इज अ फ्लेक्सर फार्मूला। सो यू सी m by I equals to stress divided by y equals to E by R, ये आपका फ्लेक्सर फार्मूला है। आप देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रेसेस जो ब्लू कलर के हैं ये आपके कंप्रेसिव फोर्सेस है, स्ट्रेसेस है, और ये जो रेड है ये आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन दरमियान में ये जीरो हो जाती है और यहाँ एक्सट्रीम फाइबर्स पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें। इसके बाद ये आपके मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस है सिंपली सपोर्टेड बीम में से, यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ मैक्सिमम टेंशन, दरमियान में बेंडिंग, इसको कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, रिमेंबर। और इसके बाद हम शीयर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं। देखिए जब यूडीएल सिंपली सपोर्टेड बीम हम कंसीडर करते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि शीयर टेंडिंग टू शीयर द प्लेन्स ऑफ द बीम। नो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेन दूसरे प्लेन के रिलेटिव मूव करता है और यहाँ पे शीयर फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फोर्सेस है ना, ये शीयर स्ट्रेसेस है। शीयर स्ट्रेसेस हमेशा एरिया के ऊपर अमल करती है, ये भी याद रखें। शीयर फोर्स को हमेशा हम लिंक करते हैं एरिया के साथ, ये भी अंडरस्टैंड करें। अब शीयर की कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है, कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये वर्टिकल है तो इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल शीयर डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आप डिजाइन करते हैं एक प्लेट गिर्डर को, तो जब भी हम प्लेट गिर्डर को डिजाइन करते हैं उसमें जो फ्लैंज और विप का जो कनेक्शन होता है वहां पे हम वेल्डिंग करते हैं, और उस वेल्डिंग को हम शीयर फ्लो, हॉरिजॉन्टल शीयर फ्लो के लिए चेक करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं? क्योंकि जाहिर शेयर तो वर्टिकल है, क्योंकि वर्टिकल शेयर की वजह से आपका हॉरिजॉन्टल शेयर क्रिएट होता है। तो शेयर दो तरह की होती है, याद रखें, शेयर दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल शेयर होती है, वर्टिकल। जब वर्टिकल शेयर की हम बात करते हैं तो उसके साथ हॉरिजॉन्टल शेयर भी होती है, और हॉरिजॉन्टल शेयर को कवर करने के लिए हम वेल्ड को चेक करते हैं, फ्लैंज और विप जहां पे हम जॉइंट उसको प्रोवाइड करते हैं, वेल्ड करते हैं, तो उस वेल्ड को हम इस शेयर स्पिन के लिए, जिसको हम शेयर फ्लो पर कहते हैं, उसके लिए हम चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद शेयर फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि था जो है दैट इज शेयर स्ट्रेस, ये बराबर है वी क्यू डिवाइड बाय आई टी, ठीक है। और इसमें क्यू क्या है, इसको स्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। ये वाई प्राइम ए प्राइम ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि ये जो स्ट्रेस है बेसिकली ये एरिया है, और इस एरिया की मूवमेंट हम लेते हैं विद रिलेटिव टू ये आप देखिए ये शेयर स्ट्रेस है ना, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे जितना एरिया होता है वो एरिया टाइम्स इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो डिस्टेंस है, उसको हम प्राइम कहते हैं। और ये आप देखिए shear stress is a point on a layer including complementary shear stress, इसको हम complementary property of shear कहते हैं कि अगर यहाँ पे shear है तो इसके अदर फेस पे shear होगी और इसके अमाउंट इसके बराबर होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे shear है, अगर यहाँ से इस तरह shear है तो यहाँ इस फेस पे इसके अपोजिट shear होगी और यहाँ इसके अपोजिट होगी, लेकिन ये सारे बराबर होते हैं। एंड दे all these shears trying to twist, rotate this point, okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिमिटेशंस है मैक्सिमम शेयर्स, और ये आप जरा देखिए कि मैक्सिमम शेयर जो होती है ये दरमियान पे, यहाँ बेंडिंग और जो शेयर स्ट्रेसेस होती है एक दूसरे के अपोजिट है। शेयर मैक्सिमम होती है न्यूट्रल एक्सेस पे शेयर स्ट्रेसेस, और आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस न्यूट्रल एक्सेस पे जीरो होती है, ये बात आप याद रखें। दूसरी बात आप ये याद रखें कि बेंडिंग स्ट्रेसेस टॉप और एक्सट्रीम फाइबर्स पे जो आपके टॉप और बॉटम है वहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि आपका शेयर जीरो होता है। ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह।
यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, पैराबोलिक रिलेशन है। इसके अलावा मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, चलो हम इसको बाद में समझते हैं, ठीक है। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फार्मूला तो आप लोगों ने देख लिया कि टा जो है दैट इज शियर स्ट्रेस और वो रिलेट करता है क्यू और वी के साथ। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप ये फार्मूला आपको देता है, ये इलांग द डेप्थ देता है। बीम का जो डेप्थ होता है, इलांग द डेप्थ आपको ये वेरिएशन देता है। ये बात आप याद रखें। और एक रेक्टेंगुलर बीम अगर हम कंसिडर करें, एक रेक्टेंगुलर बीम अगर हम कंसिडर करें तो उसमें इस तरह की वेरिएशन होती है। न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेस होती है, जबकि वहां एक्सट्रीम फाइबर्स पे ये जीरो होती है। लेकिन इसके बरकस अगर आप यहाँ पे देखें तो बेंडिंग स्ट्रेसेस एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम, जबकि न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होती है। ठीक है, इसको जरा गौर से पढ़िए। और ये आपका स्टैटिकल मूवमेंट होता है क्यों, ठीक है। लेकिन जब हम अब इसमें बड़ी जबरदस्त बात है, देखिए शीयर स्ट्रेस जो है अलोंग द डेप्थ सेंटर पे मैक्सिमम है। लेकिन जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो बेंडिंग हमारे पास सेंटर पे सबसे ज्यादा होती है, एजिस पे जीरो है। इसी तरह अगर हम अलोंग द लेंथ बात करें शेयर फोर्स की, तो सपोर्ट पे सबसे ज्यादा शेयर है जबकि सेंटर पे जीरो है। इसका मतलब ये है कि दरमियान पे शेयर स्ट्रेस जो होती है वो जीरो होती है, इसलिए हमें यहाँ पे किसी स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेंडिंग मोमेंट तो सेंटर पे मैक्सिमम है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा एएसटी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक बात ये भी क्लियर है। दूसरी बात आप इससे जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो ये है कि थ्योरेटिकली हमें शेयर स्ट्रेस जो होती है सेंटर पे जीरो है, हमें किसी किस्म की शेयर रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपका शेयर स्ट्रेस जो है वो रिलेटेड है विद योर शेयर फोर्स, योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड योर विड्थ। ये बात याद रखें। अगर आपके ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगी अलोंग द डेप्थ। याद रखें, अलोंग द डेप्थ। इसे एक पता ये भी हमें जो इंफॉर्मेशन हम इससे अचीव कर सकते हैं वो ये कि जाहिर है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं वी और क्यू के साथ जो मूवमेंट, यानी कि जितना आप वो बढ़ाते हैं ना, न्यूट्रल एक्सिस से फार अवे जाते हैं, तो क्यू जो है आपका शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि क्यू जो है इट इज द फंक्शन ऑफ ए इंटू वाई। ये भी आप जरा याद रखें, यानी कि जितना हम बीम की टिप बढ़ाएंगे इतना ही आपके पास शेयर स्ट्रेस का मसला पैदा होगा। और ये बात तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एट द मिड ऑफ दिस लेक्चर कि जब आप डिप बढ़ाते एक खास हद से तो शेयर स्ट्रेस आपके लिए कितना मसला क्रिएट करता है, ठीक है ना। ये इनइलास्टिक रीजन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अगर आप लोगों के साथ में डॉक्टर कैसर अली सर के जो नोट्स है वो शेयर करूँ। देखिए मैंने ये तकरीबन इसी से ये लेक्चर तैयार किया है, प्रोफेसर कैसर अली, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ये बात कही है कि V इज क्यू, वी क्यू डिवाइड बाई आई वी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली इन इलास्टिक रीजन, इन इलास्टिक स्टेट। जब आपकी बीम जो होती है वो इलास्टिक लिमिट में होती है तो ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल है। लेकिन जब आप इन इलास्टिक रीजन में चलते हैं, आपकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और आप इन इलास्टिक रीजन में चलते हैं तो फिर क्या होता है, then this formula is not applicable, you have to do use some other technique then, okay। फिर आपका शेयर का ये जो इक्वेशन है then it don't work। The exact distribution of shear stresses over the depth reinforced concrete member in such case, remember this is very important point। 2020 में अब तक हम शेयर स्ट्रेस की जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तक किसी ने इसको डिटरमिन नहीं किया है। Nobody can do to you can say to predict the exact distribution of shear stress along the depth as well as along the depth of the beam. Nobody, okay, this is very important question। exact formula, exact approach अभी तक जो है वो डेवलप नहीं हो चुका है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, okay। These are just empirical model, you can say test on the basis which we basically form such kind of distribution।
अब जो हम करते हैं, देखिए हम डिजाइन जब करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमने करना है ना, डिजाइन करना है। तो डिजाइन के लिए हम कौन सा अप्रोच अपनाते हैं? जैसे कि फॉर्मूले, उस फॉर्मूले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये पैराबोलिकल होती है। अब जो पैराबोलिकल पैराबोलिकल इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम तो इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते ना, इससे शेयर फोर्स फाइंड करना, शेयर स्ट्रेस फाइंड करना इतना आसान नहीं है। तो हम जाहिर है जिस तरह हम जब हम बेंडिंग स्ट्रेस को एनालाइज करते हैं तो वो तो जाहिर है हम उसको ट्राइंगल ट्राइंगल से फिर विटनी ब्लॉक्स आपने पढ़ा होगा कि उसको हम रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हालांकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इनइलास्टिक होती है, ये बात आप याद रखें, वो पैराबोलिकल होती है, लेकिन हम उसको इस तरह रेक्टेंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हम उसको रेक्टेंगल कर देते हैं शेयर स्ट्रेस को भी, ये बात आप याद रखें। फिर इसको हम कहते हैं एवरेज शेयर स्ट्रेस, इसको हम एवरेज शेयर स्ट्रेस के, एवरेज शेयर स्ट्रेस के बराबर है शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय बीडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल शो यू दिस, ओके, इट्स एप्लीकेशन, ओके। तो आपकी एवरेज शेयर स्ट्रेस बराबर है इसके। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है कि चलो उस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल नॉट नोन, स्ट्रट एंड टाई मॉडल्स इज यूज्ड, दिस इज एन न्यू अप्रोच, ओके। although not new approach, ये इस्तेमाल हो रहा है कई सालों से। ये कैनेडियन कोड में तकरीबन ये इस्तेमाल होता है, एसीआई कोड में अभी तक ही नहीं था। 2014 के बाद जो है एसीआई इंक्लूडेड दिस मॉडल। याद रखें, हम जो अप्रोच यूज करते हैं शेयर को डिजाइन करने के लिए, ये आमतौर पर नॉर्मल बीम तक हम अप्लाई करते हैं। अब नॉर्मल बीम क्या है? एक होती है डीप बीम और एक होती है नॉर्मल बीम। आमतौर पर हमारे जो डीप बीम है वो तकरीबन 36 इंचेस के बाद हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमारे डीप बीम है। तो जब आपके पास डीप बीम या कुछ खास केसेस इस तरह होती है, जैसे कि जो ट्रांसवर्स मिरर्स वगैरह जो होती है, या स्पेसिफिक केसेस इस तरह डेवलप होती हैं जिसमें आपके पास ये जो हम यूज करते हैं शेयर को मॉडल करने के लिए, बेसिकली जो अप्रोच यूज करते हैं, ये अप्रोच आप यूज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपने स्ट्रट एंड टाई मॉडल डेवलप करना होता है, और वो आपको तकरीबन शेयर की बिहेवियर के बारे में बताता है। इसके लिए एसीआई ने 2014 का जो उसका कोड है, एक अलग चैप्टर जो है उन्होंने इंक्लूड किया है। आमतौर पर इससे पहले नहीं था, कैनेडियन कोड में था, लेगर कोड में मुझे पता नहीं है, लेकिन कैनेडियन कोड में मैंने इसको स्टडी किया। इसके अलावा इसको मिग्रेकर की जो बुक है या जो निल्सन, लेकिन मिग्रेकर ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से हैंडल किया है, और अगर आप लोग चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रट एंड टाई मॉडल क्या होता है? देखिए आप इधर देख सकते हैं, इसको हम अगर कंसेप्चुअली स्टडी करें तो हमारे पास ये जो इंक्लाइन मेंबर है इसको हम स्ट्रट कहते हैं, और नीचे जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको हम टाई कहते हैं। जब ऊपर से लोड अमल करती है तो क्या होता है, ये स्ट्रट जो है ना आपका कंप्रेशन में चला जाता है, और नीचे जो आपका ये बीम आप देख रहे हैं इसको टाई बीम भी कह सकते हैं, ये आपका टेंशन में हो जाता है। क्या? ये आपका टेंशन में और ये आपका कंप्रेशन में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये इस बीम को आप देखें तो इसमें हम इस तरह का मॉडल फिर बनाते हैं, और हम देखते हैं, ये देखिए ये बल्किंग आप इसको कह ले तो ये बॉडल शेप, इसको हम स्ट्रट कहते हैं, और नीचे जो होती है वो आपका टेंशन हो जाता है, तो उसको हम इस वजह से स्ट्रट एंड टाई मॉडल कहते हैं। बहरहाल इसको मैं जरा डीप में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कस करने लगा तो नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक विल बी रिमेन। इसके बाद जो है, याद रखें हम एम वाई को, ये जो इक्वेशन है, अगर इसको इस दोनों को अगर हम आपस में रिलेट करना करें तो याद रखिए यहाँ पे आपका क्यू है, यहाँ पे आपका आई भी है। देखिए यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। तो तकरीबन एक दूसरे के अपोजिट ये इसके रिजल्ट्स है। यहाँ देखिए जिस जगह पे आपका शेयर स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम है, वहां पे बेंडिंग जीरो है, लेकिन जिस जगह पे शेयर स्ट्रेस जीरो है वहां पे बेंडिंग सबसे मैक्सिमम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है वहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो होती है, और लेकिन ये जरूरी नहीं है हर किस्म की सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम ये कह सकते हैं। देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे आती है जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग भी हो सकती है और मैक्सिमम शेयर भी हो सकती है। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। तो स्ट्रट एंड टाई मॉडल आपने पढ़ लिया, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्रैक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्रैक्स की जो बात करते हैं, देखिए आप इस फिगर को देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्रैक्स बनते हैं। इस क्रैक्स को जरा समझिए।
फिगर्स में आप देख सकते हैं ये आपका जो क्रैक इधर बन रहा है इसको हम शेयर क्रैक कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस बीम में किस पैटर्न की बनती है, और इधर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पिलर को इन्होंने पियर को इन्होंने बेसिकली शेयर ने इसको डैमेज किया है। सारे पियर्स आप देख रहे हैं, ठीक है। ये अर्थक्वेक लोडिंग की वजह से ज्यादातर ये इस तरह होती है। बीम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्रैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए ये जो क्रैक्स बेसिकली डेवलप हो रहे हैं बिल्कुल स्ट्रैट डेवलप हो रहे हैं 90 डिग्री पे तकरीबन है। क्यों है इसके आंसर मैं आपको दूंगा। फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सर शेयर आप देख रहे हैं, इसको हम फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जाहिर है ये जब यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाती है यहाँ से, तो ये ऊपर जाके यू इंक्लाइन होना, जब ये इंक्लाइन होता है फिर इसको हम शेयर क्रैक्स कहते हैं। लेकिन ये डेवलप हुए हैं यहाँ पे फ्लेक्सर की वजह से, फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिड पोर्शन में तकरीबन डेवलप हुए हैं इसको हम वेब क्रैक कहते हैं, एंड इट इज ड्यू टू पावर शेयर। ये पावर शेयर की वजह से बनती है। यहाँ अगर नेगेटिव रीजन में आप बात करें, कंटिन्यूस सपोर्ट हो, याद रखिए एक्सटीरियर सपोर्ट पे नहीं, तो कंटिन्यूस सपोर्ट में जो इंटीरियर सपोर्ट्स होती है वहां पे आपके फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स दोनों होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सिंपली सपोर्टेड बीम की अब हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां अगर ये सिंपली सपोर्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ आप वेब क्रैक्स देख रहे हैं, नो फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स। इस वजह से उसको वेब शेयर की कैटेगरी में लेते हैं। यहां पे इसको हम वेब शेयर की कैटेगरी में नोट करते हैं। लेकिन यहां पे फिर आप दोनों क्रैक्स डेवलप होती है, आपकी शेयर्स भी आती हैं और आपकी फ्लेक्सर क्रैक्स भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्रैक्स की पैटर्न को अगर आपने समझना है, क्रैक्स क्यों बनते हैं और ये इंक्लाइन क्यों होती है, ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए आपने मोहर सर्कल और जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है उसको समझना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये बहुत इतनी पेचीदा तो नहीं है, आई थिंक सो सिंपल है। देखिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। देखिए जब भी आपका एक बीम बेंड होता है तो आपको पता है कि जाहिर जब भी बीम बेंड होती है तो ऊपर आपका कंप्रेशन जोन होता है और नीचे आपका टेंशन जोन होता है। ये बात तो आप लोग सबको मालूम है, ठीक है ना। ये बातें तो आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ से आपकी कंप्रेशन होती है यहाँ इस रीजन में, और नीचे की रीजन में आपके पास टेंशन डेवलप होती है, ठीक है ना। फिर जब टेंशन डेवलप होती है तो इसमें मुख्तलिफ तरह की ट्रेजेक्ट्री बनती है, वो तो हम बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है कि जाहिर है कि ये आप लोगों ने तो मोहर सर्कल पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉडी होती है, देखिए हमारे पास अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें, स्मॉल छोटा सा एलिमेंट इस बीम से अगर हम ले लें तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस भी है, इसके ऊपर टेंसाइल फोर्सेस भी है और इसके ऊपर शेयर फोर्सेस भी होंगे। ये तो आप जानते हैं, इसको हम जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस तरह की किसी पार्टिकल के ऊपर इस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं तो ये फिर आपको पता है कि ये रोटेट होता है, ये रोटेट होती हैं और इसकी जो स्ट्रेसेस की जो पैटर्न होती हैं वो फिर चेंज हो जाती है। ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है ना। जाहिर है ये रोटेट होना शुरू हो जाती है, फिर इसको हम जाहिर है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 वो हम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है जिसको हम ठा कहते हैं। ये तो आप लोगों ने मोहर सर्कल में स्टडी किया होगा। तो याद रखिए इसका जो एंगल बनता है उसको हम प्रिंसिपल एंगल या कहते हैं, ठीक है ना, एल्फा जिससे डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें कुछ केसेस इस तरह होती है, एक केस इस तरह होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं, प्योर शेयर स्ट्रेस स्टेट। वहां पे प्योर शेयर स्टेट होती है इस तरह, यस, और फिर जो होती है वो इस तरह। तो अगर देखिए आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम किसी सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो उसके मिड पे बेंडिंग ज्यादा होती है, जबकि यहाँ तकरीबन अगर हम मिडिल तरफ से इस तरफ देखें तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई पार्टिकल, और ये भी आप लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैटर्न आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल और यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन, लेकिन दरमियान पे जीरो है। तो इसलिए अगर हम दरमियान से कोई पार्टिकल ले ले तो वो प्योर शेयर में होगा। ये आप देख सकते हैं प्योर शेयर में। तो जब ये प्योर शेयर में होती है, प्योर शेयर में, तो याद रखिए ये ट्विस्ट होना शुरू करती है, मीन दैट कि ये एलोनोगेट होना शुरू हो जाता है इसका इस तरह।
इस तरह इसके एक आप यूँ समझे डायमंड शेप का, या ठीक है ना, इस तरह हो जाता है। फिर इसके ऊपर स्ट्रेसेस आती है, ठीक है ना, इसके ऊपर स्ट्रेसेस शुरू हो जाती है, ठीक है ना, स्ट्रेसेस। इसको इस फिगर को आप देखिए जब कोई पार्टिकल प्योर शेयर में होता है, प्योर शेयर में, तो उसका जो प्रिंसिपल एंगल होता है वो 45 डिग्री की होती है। ये बात आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा 45 डिग्री की होती है। अगर आप लोगों को मैं इधर इस एनिमेशन में दिखा दूं तो यू विल अंडरस्टैंड के कंबाइंड स्ट्रेसेस, सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यहाँ पे हम अगर इसको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस यहाँ देखिए जब आपका एक पॉइंट या पार्टिकल प्योर शेयर के साथ आप सब्जेक्ट करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल एंगल बनता है वो 45 डिग्री पे होती है, और उसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं वो सिग्मा एवरेज, जो कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 के बराबर होती है। ये बात आप याद रखें, ये प्रिंसिपल प्लेन्स है आपके ये। तो उसके साथ आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो आपका 45 डिग्री के ऊपर एक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये स्ट्रेस आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेस अगर आप लोगों ने प्लेट ग्रिडर डिजाइन किया हो तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टेंशन फील्ड एक्शन। ये वही कंसेप्ट है, टेंशन फील्ड एक्शन, यस, टेंशन फील्ड एक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस है और यहाँ पे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है। ये वो टेंसाइल स्ट्रेस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दैट शेयर क्रैक्स। ओके, जहां मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा कि ये वेब शेयर क्रैक्स क्यों बनते हैं। ये बेसिकली शेयर की वजह से नहीं बनते, ये आपके डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से बनते हैं। समझ गए ना? ये जो वेब शेयर क्रैक्स है ये शेयर की वजह से नहीं बनते, ये बनते हैं टेंसाइल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि आपका जो पार्टिकल होता है वो रोटेट करता है, और जब आपका पार्टिकल रोटेट करता है तो उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेवलप होना शुरू हो जाती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल्स है बेसिकली ये पोर्शन उस तरफ मूव करता है, ये पोर्शन इस तरफ मूव करता है, और आपका क्रैक डेवलप होना, इसको हम कहते हैं वेब क्रैक पर। ये जब आपका पार्टिकल इन प्योर शेयर कंडीशन में हो, प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन में हो, ठीक है ना, तो इस तरह की सिचुएशन पर आपके पास होती है। लेकिन ये आप देख सकते हैं अब कंप्रेशन के साथ हमारा कोई वो कंसर्न नहीं है, बिकॉज कंप्रेशन इज ऑलरेडी कंक्रीट इज सो स्ट्रांग इन कंप्रेशन, सो दैट वाई वी इग्नोर इट, बट दिस इज आवर कंसर्न। यानी ये है वो उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बिल्कुल आप लोगों को ये बताया था कि व्हाई वी गिव हिम सो इंपॉर्टेंस, शेयर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। देखिए शेयर तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। शेयर प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है बीम में, लेकिन शेयर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हमको इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। अब ये वजह यही है ना। अब आपको मैं उस स्टिरअप का रीजन बताता हूं कि हम स्टिरअप्स वर्टिकल क्यों देते हैं बीम में। देखिए क्रैक्स तो आपका वर्टिकल बनता है ना, तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि स्टिरअप हम वर्टिकल पर क्यों देते हैं। वजह यह है कि वर्टिकली आपका बीम क्रैक नहीं होता, क्योंकि शेयर की वजह से बीम क्रैक नहीं होता। शेयर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। शेयर की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती है, और टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से क्रैक डेवलप होता है इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के ऊपर ही होता है ये क्रैक। अब उस क्रैक को जाहिर है उस क्रैक को कैसे फिलअप करना है। ये क्रैक तो बेसिकली डेवलप होता है, यानी कि आपका एक पार्ट पोर्शन ऑफ द बीम इस तरह मूव करता है, लेट मी शो यू, इस तरह आपका एक पार्टिकल इस तरह मूव करता है, एक पोर्शन इस तरह, एक पोर्शन इस तरह मूव करता है। अब इस क्रैक को फिलअप करना है, सो हाउ वी कैन फिलअप इज इंपॉर्टेंट। इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसमें क्या प्रोवाइड करें, आप इसमें वो करें, आप इसके वर्टिकल जो है ना वो बार प्रोवाइड करें। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द मोस्ट बेस्ट प्रैक्टिस। कि आप क्या है कि बेसिकली जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस क्रैक को फिलअप करने के लिए वो ये है कि आप इसके परपेंडिकुलर बार प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और इस तरह हम करते हैं बेसिकली रेट्रोफिटिंग में। जब रेट्रोफिटिंग टेक्निक हम अपनाते हैं, आपका क्रैक बन गया एक दफा, तो हम उसके लिए स्टिरअप्स वर्टिकल प्रोवाइड नहीं करते, हम उसके लिए फिर इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं ताकि उस क्रैक को फिलअप किया जाए
इसके ऊपर इस तरह लोड अप्लाई किया जाए कि वो इस क्रैक को फिल अप करे। तो रिट्रोफिटिंग में इस तरह होती है। प्रैक्टिकली जब हम बीम बनाते हैं तो अगर आप जो ज़्यादातर जो ओल्ड प्रैक्टिस था उसमें हम बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब वो प्रैक्टिस थोड़ा सा वो हो चुका है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है, क्योंकि जाहिर है कि उस बेंट अप बार की लोकेशन फाइंड आउट करना, उसका एंगल सही एग्जैक्ट एंगल प्रोवाइड करना, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बेंट अप बार देना, दैट इज अ यू कैन से इट इज अ डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली दैट इज डिफिकल्ट। सो दैट वाई उसकी जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप स्टिल प्रोवाइड करते हैं। आप इस गैप को फिलअप करने के लिए आप वर्टिकल इस तरह स्टिरप्स देते हैं। तो ये वो रीज़न है कि हम स्टिरप जो है वो इस तरह हमने वो प्रैक्टिस शुरू किया, ठीक है ना। अब ये स्टिरप इसके मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बार आप उसको डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्ट उस बीम को क्रैक को फिलअप करने की कोशिश, यहाँ ये इस स्टिरप जो है उसका एक कंपोनेंट जो होता है दे आर ट्राइंग टू बेसिकली टू फिल अप दिस क्रैक। ओके, यहाँ पे उसका एक कंपोनेंट जो होता है वो उसको इफेक्टिव होता है, पूरा का पूरा स्टिरप इफेक्टिव नहीं होता। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ जो मेन टॉपिक है बेसिकली वो है शेयर। शेयर देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि शेयर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर अस, it indirectly affects us. Why? Because it creates internal induced diagonal tensile stresses. As it is clear from this diagram, these are the internal induced stresses. ये बनती है बेसिकली शेयर्स की वजह से, ठीक है ना। और जब आपके पास प्योर शेयर स्ट्रेस स्टेट हो किसी एलिमेंट में से, कोई एलिमेंट आप किसी बॉडी का लेते हैं इंटरनली, तो इस तरह की पोजीशन होगी तब होती है जब आप न्यूट्रल एक्सिस पे हो, ठीक है, न्यूट्रल है। और यही वजह बनती है आपके वेब क्रैक्स की, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया ये क्रैक्स जो बनती है, ये क्रैक्स बेसिकली बनती हैं उसकी वजह से, यानी कि आपकी जो प्योर शेयर स्टेट होती है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल 2 की। अब पार्टिकल 2 जो लिया गया है यू कैन से हियर, अब हियर दिस इज द रीजन ऑफ tension. We have a simply supported beam, and in simply supported beam this is the tension zone. Okay, now यहाँ पे पार्टिकल 2 लिया गया है। पार्टिकल 2 को अगर आप इस पे जरा गौर करें, it is subjected to two types of stresses. The one is tensile stresses and the other is shear stresses. So therefore we can't say this is pure stress state, tensile stress state or a shear stress state, because the particle is subjected to two types of stresses. अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है, आप इसको मोहर सर्कल पे प्लॉट करते हैं, तो आपके पास जो प्रिंसिपल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो आपने डिटरमिन करना होता है, जो कि एंगल अल्फा होता है। और ज्यादातर केसेस में ये दिस इज लेस देन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री से लेस देन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेसेस आप देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है आपका सिग्मा T1 और T2 है, लेकिन यहाँ पे जाहिर है फिर भी टेंसाइल स्ट्रेसेस बनती हैं और क्रैक्स डेवलप होती है, ठीक है ना, क्रैक्स डेवलप होती है। लेकिन अगर इस पार्टिकल को हम थोड़ा सा मूव करें एक्सट्रीम फाइबर पे, ये हमारा बीम है और इसको हम एक्सट्रीम फाइबर पे ले आए, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर पे, तो याद रखिए यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर पे आपका शीयर स्ट्रेस अलोंग द डिप डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सट्रीम फाइबर पे आपका शीयर स्ट्रेस 0 हो जाता है, जबकि सेंटर पे वो मैक्सिमम होता है। इसलिए यहाँ पे जब पार्टिकल था तो उसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्ट्रेस था। लेकिन जब एक्सट्रीम फाइबर पे आती है तो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, और हमारा जो वो बनता है पार्टिकल 3 बेसिकली जब बनता है तो उस पे जो है वो जो एलिमेंट 3 हम कंसिडर करते हैं तो वो हमारा प्योर टेंसाइल स्टेट में चला जाता है। अब ये वो स्टेट है, अगर हम यहाँ पार्टिकल को डिनोट करें, ये पार्टिकल की वो स्टेट है जो कि प्योर टेंसाइल स्टेट में होती है, टेंसाइल स्ट्रेस स्टेट में होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, और यही वो वजह होती है कि यहाँ पे क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे जो शेयर क्रैक अगर आप उसकी एंगल अल्फा फाइंड करने करें तो जो बनती है वो 90 डिग्री बनती है, दैट इज 90 डिग्री पे। और यही वजह है कि वो जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होती है वो आपके 90 डिग्री, और आपका जो यानी यहाँ पे जो आपके स्ट्रेसेस बेसिकली डेवलप होना शुरू कर होती है वो आपके पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाती हैं, और उसकी वजह से आपका क्रैक जो होता है वो यूं परपेंडिकुलर डेवलप होना शुरू, क्योंकि क्रैक का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो shear है ना compression है, pure tensile stress state है. So that's why you can see the cracks right here कि ये 90 डिग्री पे होती है. लेकिन जो ही ये क्रैक प्रोपेगेट करता है towards the neutral axis, so what will happen? आप देख सकते हैं कि ये क्रैक बिल्कुल परपेंडिकुलर है लेकिन एकदम यहाँ से वो मुड़ना शुरू हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि जाहिर है कि जब ये न्यूट्रल एक्सिस के करीब जाना शुरू करता है तो वहां पे shear comes into picture and they start playing their role. And due to again टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस भी फिर कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि जाहिर न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है. जब बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होती है और वहां पे आपकी शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है इस तरह, तो अगेन आप पावर शीयर स्ट्रेस स्टेट में आते हैं जिसकी वजह से आपका क्रैक जो होता है वो इंक्लाइन हो जाता है. सो दैट इज द रीजन कि आपकी जो फ्लैक्चर शीयर क्रैक होती है वो फिर अगेन 45 डिग्री पे चला जाता है. और फिर मजे की बात और ये है कि जब आप ऊपर जोन में जाते हैं, ऊपर जोन में, तो क्या हो जाता है आपका क्रैक जो है ना तकरीबन हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि ऊपर कंप्रेशन जोन है और वो जो है बेसिकली दे ट्राइंग टू कंप्रेस द बॉडी, दे आर ट्राइंग टू कंप्रेस द बॉडी. अब जब वो कंप्रेस करता है, लेट मी ड्रा दैट डायग्राम. ओके, इस तरह हो, फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और लेट से दिस वन, आप ऊपर से उसको कंप्रेस करते हैं, ऊपर से कंप्रेस करते हैं, तो आपका क्रैक अगर यहाँ से डेवलप होना तो ऊपर से कंप्रेशन, व्हेन यू प्रेसिंग टू बॉडीज दिस इज नॉट इजी टू सेपरेट देम, आप उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए शीयर की वजह से वो क्रैक पर इस तरह हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ प्रोपेगेट नहीं करता क्योंकि ऊपर कंप्रेशन है और कंप्रेशन उसको ऊपर जाने नहीं देता. ठीक है ना? तो दैट इज द रीजन हाउ दीज क्रैक्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे प्रोपेगेट. You understand the manner of these cracks, you understand the mechanism of these cracks, why these whip cracks and why these flexure cracks and why they basically start in inclination. So this is the reason, I think so. अभी तक आप लोगों ने ये टेक्निकली और यू कैन से कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड नहीं किया होगा. अब आपको पता चलेगा कि आपकी जो shears है और ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसकी आपस में रिलेशनशिप क्या है और किस तरह ये वो करती है. ये आप ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं. देखिए इस ट्रेजेक्टरी पे थोड़ा सा मैं बात करता हूँ. ये ट्रेजेक्टरी जो हम बनाते हैं बेसिकली ये टेंसाइल स्ट्रेसेस, जाहिर ऊपर आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस है, नीचे आपके पास कंप्रेशन स्ट्रेसेस है और नीचे आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस होती है. साथ ही साथ आपके साथ शेयर स्ट्रेसेस भी किसी पॉइंट्स पे होती हैं. तो जब इन तीनों स्ट्रेसेस को आप मोहर सर्कल पे ड्रा करते हैं तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं. यू ऑल नो हम सिग्मा 1, सिग्मा 2 और अगेन उसके बरकत जो शीयर स्ट्रेसेस होती है वो फाइंड आउट करते हैं और उन पॉइंट्स को विद इन द बॉडी ऑफ द बीम हम उसको ड्रा करते हैं और उन पॉइंट्स को बेसिकली जब वो जो पॉइंट्स हमारे पास आती हैं उन पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो उनसे जो लाइंस बनती है उसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं. ट्रेजेक्टरी क्या होती है? देखिए ये जिस मुकाम पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती है तो एक आपका सिग्मा 1 होता है और दूसरा आपका सिग्मा 2 होता है. ये आपका सिग्मा 1, ये आपका सिग्मा, एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है और एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है. तो ट्रेजेक्टरी आपको पाथ शो करता है. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें एक ये है कि आप देख सकते हैं कि दरमियान के जोन में ये ट्रेजेक्टरी वो है इंक्लाइंड है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है. इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा यहाँ पे सिग्मा 1 वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा टेंसाइल में और इसकी सबसे बड़ी अमाउंट होगी, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगी इस नीचे वाले जोन में और बॉडी को यू कैन से क्रैक करने की कोशिश करेगी. तो सो वन ऑफ द रीजंस दैट दिस ट्रेजेक्टरी आल्सो show you this reason that why these cracks are developed, because you see the major principal stress that trajectory will show you directly that there will be a more chances of flexure stresses in the mid portion. Okay, और ऊपर आप कंप्रेशन देख रहे हैं तो कंप्रेशन में तो कंक्रीट फैन नहीं होता, ऑलरेडी दे सो स्ट्रांग, सो दैट वाई वहां पे कोई क्रैक्स नहीं होता. लेकिन इस प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस की वजह से आपका वो बन जाता है, वर्टिकल क्रैक्स बनती है. फिर आप देखिए कि जब ये लाइन इंक्लिनेशन की तरफ जाता है, ये आप देखिए इस रीजन में जब ये लाइन इंक्लिनेशन की तरफ जाता है तो उसके साथ कंप्रेशन और टेंशन दोनों और साथ से शियर का वो
रोल शुरू हो जाता है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेसेस जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है वो कम होना शुरू करता है, जिसकी वजह से और जाहिर है यहाँ पे फिर शीयर स्ट्रेसेस की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो शीयर स्ट्रेसेस डोमिनेट करती हैं और यू क्रैक की फॉर्मेशन पर इस तरह हो जाती है। तो ये ट्रेजेक्टरी का एक वो अलग इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर कोई लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। ये क्रैक्स आप देख सकते हैं ना, ये जो क्रैक यहाँ पे बन चुका है, दिस इज ऑल ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी। और यहाँ जो क्रैक्स आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू लुक यहाँ पे कंप्रेशन और वो उसका तकरीबन 90 डिग्री पे आप यू कह ले तो इनका वो इंटरेक्शन है, तो यहाँ शियर डोमिनेट पर करता है और यूं क्रैक इंक्लाइन हो जाता है। तो ये वो रीजंस है बेसिकली, यानी कि पिक्चर्स आपको कौन सी इंफॉर्मेशन अगर कोई आपसे पूछे इन क्रैक्स बनते क्यों है, किस तरह ये क्यों इंक्लाइन होती है, ये स्टेप्स हम वर्टिकल क्यों प्रोवाइड करते हैं, सो दीज आर द टेक्निकल आंसर्स यू कैन गिव हिम। ओके, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शेयर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात आप याद रखें। शेयर हमारे लिए इंटरनल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस करती है, एंड यू ऑलरेडी नो कि टेंसाइल स्ट्रेसेस टेंशन में कंक्रीट बहुत वीक होता है। सो थोड़ी सी अमाउंट टेंसाइल की आ जाए ना तो वो कंक्रीट क्रैक करना शुरू करता है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है इस पूरे डिस्कशन का? कंसिडरेशन नॉट ओनली गिवन टू बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलरेडी हम जब भी हम बात करते हैं कंक्रीट की जाए तो हमेशा बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की, यार जो हॉरिजॉन्टल अमाउंट ऑफ स्टील है उसको इंक्रीज कर दो, उसको ज्यादा प्रोवाइड करो, ठीक है यार। बट कंसंट्रेशन नॉट ओनली गिवन टू द बेंडिंग, दोज बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, only you don't have to provide concentration to that horizontal reinforcement. The important thing, shear and bending stresses interaction is very important, कि कहां पे shear stress ज्यादा है और कहां पे इसका बेंडिंग स्ट्रेस के साथ जो इंटरेक्शन है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया कि कहां पे इन दोनों के वो है इंटरेक्शन है। आपने देख लिया इधर बहुत क्लियरली कि जो न्यूट्रल एक्सिस से हम जब भी नीचे आते हैं तो शेयर और टेंशन का आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। न्यूट्रल एक्सिस या इसके करीब करीब शेयर और टेंशन का काफी ज्यादा इंटरेक्शन होता है, लेकिन जब ये न्यूट्रल एक्सिस आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो शेयर कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा होती है, तो फिर हमें टेंसाइल स्ट्रेस पे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इस कहने का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को अप्रोच करना है, इन दोनों को एड्रेस करना है, और उसके लिहाज से जो डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होती है उनको कवर करना है। अगर आप उसको ऐसा कवर नहीं करेंगे, दोनों की इंटरेक्शन स्टडी नहीं करेंगे, सो अगर आप प्रॉपर इंटरेक्शन उसकी स्टडी नहीं करेंगे तो if not properly addressed will impair the whole integrity of the beam. This means कि आपकी जो ओवरऑल वो इंटीग्रिटी है बीम की वो बेसिकली उसको नुकसान पहुंचेगी, यानी कि वो प्रॉपरली आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। So this is the basically conclusion of the whole study. You see that what we basically study. Let me show you the summary. We first of all study the shear. What is shear? You understand it. We have longitudinal shear and we have basically transverse shear. Then we study the shear equation and its relation with the bending moment. You see that how bending moment and shear force can be related, where shear force is maximum and where bending moment is maximum, and where they are minimum and where they are okay, both are minimum. We see cracks, their types and the reason of formation. In next lecture inshallah we will study the shear strength of concrete, importance in view of the tensile strength, यानी कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस शेयर की व्यू के लिहाज से कितनी है, क्यों जरूरी है, shear and axial force relationship, NAC approach. And in the last, as you see in this video, that basically the reasons of these cracks, and I already explained you the reasons of these cracks, why these cracks are developed in the web area, why these are developed at a 45-degree angle, and why these are bending cracks which is developed at a 90-degree.